हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको रियल एस्टेट मिल जाएंगे, आपको गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा और भी बहुत सारे स्कीम्स मिल जाएंगे। लेकिन हमको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसके कारण इसको एक यूनिक बनाता है। मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली सबसे यूनिक रहता है अगर आज कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, आप यहाँ पे प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। आप अपने रिस्क एपिटाइट को देख के, आप अपना फाइनेंशियल गोल देख के, आप अपना आप फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट है उसके हिसाब से, आप आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपको कितना एक रेंज चाहिए रिटर्न का लॉन्ग रन में, तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको हर कैटेगरी के फंड्स मिलेंगे जितने जिनका एक रिटर्न का रेंज होता है। तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपरली डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर फंड में पैसा लगा दिया। आपने बहुत सारे आपको फंड मिल जाएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से रिस्क एपिटाइट को कंसीडर करके, अपना फाइनेंशियल गोल को सेट करके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हो गया नंबर वन पॉइंट। नंबर टू है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए, यहाँ पे आपको खुद मैनेजमेंट करना नहीं पड़ता। आपको डायरेक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप देखिए, जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं या फिर आप उसी की जगह आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। यहाँ का जो आपका पैसा है वो फंड मैनेजर उसका होता है। वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर वो आपका पैसा लेके इन्वेस्ट करता है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, मतलब उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और उसमें स्टॉक्स वो अपने हिसाब से चूज करता है। मतलब जो उसने खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, क्योंकि वो खुद ही उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो आपको तो एक्सपीरियंस होता है, आपको पता नहीं होता भाई किस में इन्वेस्टमेंट करे। तो वो क्या है कि उनका रिस्क होता है वो, और उनको फायदा भी मिलता है उसका। मतलब जैसे आप अभी पेमेंट कर रहे हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो भी होता है। मतलब जो आपने सुना होगा एक्सपेंस रेशियो 0.1%, 0.2 या 1% तक होता है। उनका वो हिस्सा होता है। मतलब फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल लोग हैं। वो ही खुद इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो इससे आपको रिटर्न मिलता है, उनको भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते हैं, उनका भी फायदा हो जाता है। तो ये चीजें जो है आपका बहुत अच्छा खासा, ये किसी में भी नहीं होता है। तो ये सेकंड पॉइंट सबसे यूनिक बनाता है दूसरे इन्वेस्टमेंट से। नंबर थ्री है आपका एक्सेसिबिलिटी। देखिए, एक्सेसिबिलिटी मतलब वाइड रेंज। मतलब इसमें आपको वाइड रेंज मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न। और आप सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे और थोड़ा सा कम रिस्क लेना है और मुझे रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाए चलेगा, मुझे स्मॉल कैप फंड जितना रिटर्न नहीं चाहिए, थोड़ा कम मिल जाए चलेगा, रिस्क में थोड़ा कम लेना चाहते हो तो आप मिड कैप फंड में ले सकते हैं। आपके पास टाइम फ्रेम अगर और थोड़ा कम है, और मिड कैप मतलब मिड बेस कंपनी, और आप सोचते हैं नहीं यार मुझे और थोड़ा कम रिटर्न चलेगा और थोड़ा कम रिस्क लेना है, तो आप लार्ज कैप फंड में लगा सकते हैं। लार्ज कैप मतलब आपका जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। और आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे और भी कम रिस्क लेना है, तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। इंडेक्स फंड टॉप के 100 कंपनीज हो गई, टॉप की 50 कंपनीज हो गई। तो ये हो गई रिस्क रिस्क के हिसाब से आप अपने आपको वैरायटी मिल जाती है, आप उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। उसके बाद आपका हो गया नंबर फोर में अफोर्डेबिलिटी। जी हाँ, अफोर्डेबिलिटी इसमें सबसे बड़ी मेन चीज है। अगर आपके पास 100 रुपए भी है ना, वहां से भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना होता है, अगर उस स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपए होते हैं, सॉरी 5,000 रुपए, 10,000 या 3,000 रुपए या 2,000 रुपए, आपके पास अगर उतना मिनिमम अमाउंट है तभी आप जाके स्टॉक परचेज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी पर्टिकुलर स्टॉक में डाइवर्सिफाई करके 100 रुपए लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, उसमें 100 स्टॉक्स है, उसमें आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका 100 रुपए एक एक रुपए में डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो आप सोचिए अगर एक कंपनी फ्यूचर में डूब भी जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग रन में आप देखते हैं कि कोई डूब भी जाती है तो आप उसकी जगह फंड मैनेजर चेंज करके आपको रिटर्न फिर से दिलवा देगा। वो 2-3% का डिफरेंस आता रहे आएगा, क्योंकि एक दो कंपनी, एक अब सारी कंपनी तो डूबेगी नहीं, एक कंपनी कोई डूबेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजें हैं इसमें, आप देख पा रहे अफोर्ड भी है और ये भी चीज भी है। नंबर फाइव है वो है लिक्विडिटी। जी हाँ, देखिए लिक्विडिटी बहुत बड़ी इशू है ये, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लिक्विडिटी मतलब आपको इंस्टेंट कैश कैसे मिल सकता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई जमीन परचेज किया, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट पे भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी परचेज किया, लेकिन वहां पे लिक्विडिटी की इशू बहुत होती है। मतलब अगर आप जमीन सेल, आपको अभी इंस्टेंट पैसा चाहिए इमरजेंसी इमरजेंसी के तौर पे, तो आपने क्या करा, आपने जो जमीन खरीदी थी वो आप अच्छे खासे रेट हो गया, अब उसको सेल कर रहे हैं। तो सेल करने में ये नहीं कि आपको इमीडिएट मिल जाएगा जो खरीदार है, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि किस किस को तो यार 4-5 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल भी लग जाता है। और अगर मिल भी गया तो कैश की इशू आ जाएगी। वो यार बोलेगा कि यार इंस्टेंट इतने सारे कैश कैसे देगा,
मतलब 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 1 लाख 1 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपका जितना अमाउंट है इंस्टेंट आप उसको सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में ले आ सकते हैं। तो ये एकदम बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बिजनेस डे में पैसा आ जाता है, तो 2 या 3 दिन में आपको पैसा आ जाएगा। तो ये एकदम बढ़िया चीज है। नंबर 6 में आता है आपका वैरायटी ऑफ चॉइसेस। यहाँ पे आपको चॉइसेस की वैरायटी मिलती है अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। आप इसमें चॉइस चॉइस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड में जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले में कि अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप फंड में। अगर कम रिस्क लेते हैं, कम रिटर्न मतलब थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न चाहिए तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको चॉइसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वो चॉइस आपको दूसरी कहीं पे नहीं मिलते हैं। उसके बाद नंबर 7 में आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। जी हाँ, कॉस्ट एफिशिएंसी है। आप बहुत ही कम पैसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपका ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत ही कम लगता है, मतलब 0.001 ऐसा कुछ लगता है, वो भी बहुत ही मिनिमल लगता है। उसके बाद जब आपको रिटर्न मिलता है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो जो है वो आप पे करते हैं। फंड मैनेजर जो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको तो देना बनता ही है। तो ये एक चीज अच्छी है, कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें है। नंबर 8 है ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर आपने उसमें शुरू कर दिया ना ऑटो ऑटो डेबिट, तो आपका ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर डेट में एसआईपी आपने शुरू कर दिया, इस पर्टिकुलर डेट में आपका पैसा कटता रहेगा और बैंक में वो सॉरी म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट होता रहेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो ये चीजें बहुत अच्छी खासी है कि ऑटोमेटिकली आपको कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आपने बस एक बार म्यूचुअल फंड चूज कर दिया, आपका ऑटोमेटिकली बैंक से पैसे कटते रहेंगे हर महीने जो पर्टिकुलर डेट आपने चूज किया है, और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। नंबर 9 है वो है रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप बोलते कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब कितना सेफ है। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन सेफ्टी भी तो चाहिए। तो सेफ की बात करें तो ये सिर्फ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। ये आप मत सोचिए कि ये गवर्नमेंट इसमें नहीं है। गवर्नमेंट का भी हाथ है, रेगुलेटेड बाय सेबी है। मतलब सेबी आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्रॉपर रेगुलेशंस है। तो कोई प्रॉब्लम आएगी ये आप मत सोचिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। सिर्फ सिर्फ ये रिस्क है कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अगर डूबेगी तो आपका पैसा डूबेगा, मार्केट अगर ऊपर उठेगा तो आपको पैसा ऊपर उठेगा। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि रातों रात म्यूचुअल फंड बंद हो गया, आपको पैसा लेके कोई भाग गया। ये कभी नहीं होगा। जब म्यूचुअल फंड बंद होगा तो आपको पैसा वो दे के आपको पोर्टफोलियो में वो आप इजीली आप रिडीम कर पाएंगे और उसको अपने बैंक अकाउंट में पैसा ला पाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि सेबी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस पे उसका उसकी नजर है इन चीजों में। तो ये चीजें कभी नहीं होने वाली। नंबर 10 है आपका कन्वीनियंस। देखिए, आप कन्वीनियंस है मतलब आप अपने हिसाब से अकाउंट बना सकते हैं, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो म्यूचुअल फंड को सेक्टरल म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको तरीके के मिल जाएंगे। बहुत कन्वीनियंट रहता है। अब आप तो पहले तो एक प्रॉब्लम था कि आप ना जब कोई ऐप ब्रोकर ऐप जैसे मान लीजिए आप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया या फिर जीरोधा हो गया, उसमें क्या करते थे आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा डायरेक्ट ब्रोकर अकाउंट में जाता था, फिर ब्रोकर अकाउंट से म्यूचुअल फंड में जाता था। लेकिन अब सेबी ने 1-2 साल में ये भी चेंज कर दिया, बोलते कि नहीं यार, अब डायरेक्ट आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाता है। तो बीच में जो थे वो भी खत्म हो गया। तो चीजें हैं बहुत ही आगे रिलिएबल हो रही है, फ्यूचर में और भी रिलिएबल होगी। गवर्नमेंट इसको डेफिनेटली रिलिएबल करेगा। तो ये ओवरऑल जो 10 पॉइंट थे, ये इसको यूनिक बनाता है दूसरे इन्वेस्टमेंट से। अगर आप दूसरे कोई भी आप देखेंगे, गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले, आप रियल स्टेट ले ले, मतलब जो प्रॉपर्टी ले ले, या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे, तो आपको ये जो चीज है ये आपको रिलिएबल मिलेगा। ये 10 पॉइंट है जो यूनिक मिलेंगे उनके कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल मेरा पॉइंट था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।